Hello everyone, this is जसप्रीत कौर। वेलकम टू आवर चैनल कौर स्टडी स्पेस। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं 7th क्लास का साइंस का फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट। आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। जिन्होंने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप प्लीज़ पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। एक और प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया है, वो इसी लेसन के MCQs हैं, वो 40 MCQs हैं। तो आप ये सारा लेसन करने के बाद वो MCQs भी कीजिए ताकि आपको पता चल सके कि आपको कितना लेसन समझ आया है, आपकी प्रिपरेशन कितनी है, और ये आपकी एक क्विक सी रिवीजन भी हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा है और हमने देखा कि जो फोटोसिंथेसिस है वो लीव्स में होती है, लेकिन इन डेजर्ट प्लांट्स द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ग्रीन स्टेम एंड इन ग्रीन ब्रांचेस रेदर देन लीव्स। डेजर्ट होते हैं जो रेगिस्तान में क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस पत्तों में नहीं, उनके स्टेम में होती है या फिर उनके ब्रांचेस में होती है। ठीक है, रेगिस्तान के प्लांट्स हो गए जैसे कैक्टस। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? जो डेजर्ट प्लांट हैं, डेजर्ट प्लांट हैव स्केल्स और स्पाइन्स लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपीरेशन। वहाँ पर पानी की तो पहले से ही कमी होती है। अगर वहाँ पर पत्ते हैं जो ब्रॉड होंगे, बड़े होंगे, तो पानी ज़्यादा ट्रांसपीरेट होगा। ठीक है, तो ज़्यादा वो उड़ेगा। तो इसीलिए वहाँ के जो पत्ते हैं, प्लांट्स के पत्ते हैं, वो मॉडिफाई हो गए हैं स्केल्स में। ठीक है, कांटों में, जैसे कि कैक्टस में होता है। आप इस डायग्राम में देखें क्या है, जो पत्ते हैं, जो ग्रीन पार्ट है वो इसका स्टेम है और फोटोसिंथेसिस इस स्टेम में होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड दे कैन नॉट सिंथेसिस देयर फूड। अब हमने पढ़ा है कि जो पौधे होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे कुछ प्लांट्स भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता। ठीक है, अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो वो अपना खाना प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन वो सर्वाइव तो करते हैं, जिंदा तो वो रहते हैं। ऐसे प्लांट्स भी होते हैं। तो फिर वो अपना जो खाना है, जो अपने न्यूट्रिएंट्स हैं, वो कहाँ से लेते हैं? सच प्लांट्स डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड। ऐसे प्लांट्स होते हैं जो वो खाने के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं, दूसरे प्लांट्स से, दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते हैं। देयरफॉर दे यूज़ हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स। तो वो कौन सा मोड यूज़ करते हैं? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं, और ऐसे प्लांट्स को हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है हम पहले पढ़ चुके हैं, जो दूसरों से अपना खाना लेते हैं ना। तो ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, इसके अंदर हम और 4 न्यूट्रिशंस करते हैं जिनके द्वारा ऐसे प्लांट्स अपना खाना लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन एंड सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। ये 4 ऐसे न्यूट्रिशन हैं जिनसे वो अपना खाना लेते हैं, जिन्हें यूज़ करके, मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ करके। अब हम डिटेल में इसे 1 बाय 1 करेंगे विद डेफिनेशंस। तो पहले हम करते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं। सैप्रो का मतलब होता है डिकेइंग मैटर एंड फाइटोस प्लांट्स। डिकेइंग मैटर मीन्स जो खराब हो चुका पदार्थ होते हैं ना, मर चुके, डेड और डिकेइंग, खराब हुए मैटर, पदार्थ। फाइटोस मीन्स प्लांट्स। ठीक है, जो ऐसे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। चलिए डेफिनेशन करते हैं इसकी। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर फॉर फूड। ये वह मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म है जो वो अपने खाने के लिए डेड
और डिकेइंग मैटर, ख़त्म हो चुके, मर चुके और ख़राब हो चुके जो मैटर है, पदार्थ है, उन पे डिपेंड करते हैं, उनसे अपना खाना लेते हैं। ठीक है, और इसके सबसे फेमस एग्जांपल्स हैं मशरूम्स, फंगी, मोल्ड्स। ठीक है, आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं। ये जो मशरूम्स हैं ये मोस्टली आपको रेनी सीजन्स में मिलेंगे। ठीक है, वहाँ जो ख़राब हुए वुड होती है ना, लकड़ी होती है जो सूखी हुई होती है, जब सीज़न होता है रेन का तो वो गीली हो जाती है, या फिर ऐसी सूखी घास फूस वहाँ पर जो होते हैं, या फिर ऐसे डंप्ड एरिया है ना, यहाँ पर कूड़ा करकट फेंका जाता है, डिकेइंग ख़राब हुआ मैटर हुआ होता है, वहाँ पर होते हैं। अब उसे आप कहीं मशरूम खाना छोड़ ना दें, वो वाले मशरूम होते हैं ना जो हम सब्ज़ी बनाकर खाते हैं, वो स्पेशली उगाए जाते हैं, ये नहीं होते वो साफ़ जगह पर जैसे और सब्जियां उगाई जाती हैं वैसे ही वो भी उगाए जाते हैं। ठीक है, अब ये फंगी आपने बहुत बार देखा होगा रेनी सीज़न में। मोस्टली क्या होता है, 2-4 दिन जब हमारा खाना कोई ब्रेड हो गया, रोटी हो गई, जहाँ कोई भी खाने वाली चीज़ होती है जो कुछ टाइम पड़ी रहती है ना फ्रिज के बाहर, तो वो ख़राब होने लगती है, उसमें कोई ऊपर ना वाइट सा ब्राउन सा पदार्थ आ जाता है, उसे हम फंगी बोलते हैं। ठीक है, आप डायग्राम्स में भी देख सकते हैं। ठीक है, जो फंगी होती है ना वो जब ह्यूमड सा मौसम होता है, नमी होती है, थोड़ी सी गर्मी होती है, तो ऐसे मौसम में भी बहुत जल्दी पैदा हो जाती है। ठीक है, तो ये ऐसे डाइजेस्ट कैसे कर सकते हैं ना, ये तो कम्प्लेक्स मैटर होती है। तो जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है, मतलब जो ये ख़राब हुए पदार्थ हैं या फिर डिकेइंग मैटर है, वो इन्हें पहले सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे, उनकी जो बॉडी होती है, इन सैप्रोफाइटिक प्लांट्स की जो बॉडी होती है उसमें से ऐसे एंजाइम्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, जो इन कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर उनकी बॉडी उसे आसानी से ऑब्जॉर्व कर लेती है, डाइजेस्ट कर लेती है। ठीक है, तो ये है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है हमारा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होती है, सबसे पहले हम इसे डेफिनेशन कर लेते हैं इसकी। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन फूड। ये वह मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म खाने के लिए किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करती है। ठीक है, पहले हमने किया था डेड और डिकेइंग पर डिपेंड करती है, लेकिन पैरासाइटिक में क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करती है, उनसे अपना खाना लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है मेन 2 होते हैं। ठीक है, एक तो वो ऑर्गेनिज्म होता है जो खाना लेता है, दूसरा वो ऑर्गेनिज्म होता है जो जिससे खाना लिया जाता है। तो जिससे खाना लेते हैं उसे हम होस्ट बोलते हैं, और जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से खाना लेता है उसे हम पैरासाइट बोलते हैं। तो होस्ट क्या है, होस्ट द प्लांट ऑन विच इट क्लेम्स इज़ कॉल्ड होस्ट। ठीक है, वो वाला प्लांट जिसमें ये पैरासाइट चढ़े हुए होते हैं। ठीक है, आप इस डायग्राम में देखें, पहले इसकी एग्जांपल, इसका नाम क्या है, सबसे कॉमन एग्जांपल है इसकी कसकटा। ठीक है, यहाँ हम इसे अमरबेल भी कहते हैं, और दूसरा ये अमरबेल है, ये पैरासाइट है। ठीक है, जो ये ट्री है ना, ट्री जिस पर चढ़ी हुई है उस ट्री को हम होस्ट बोलते हैं, और जो ये अमरबेल है, जो आपको ये येलो सी बेल दिख रही है ना, ये क्या है, ये पैरासाइट है, इसे कसकटा बोलते हैं, अमरबेल बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, ऑर्गेनिज्म द डिप्राइव द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म जो होस्ट से, जो होस्ट है जिस पर वो चढ़ी हुई होती है, उससे अपना खाना लेती है, अपने न्यूट्रिएंट्स लेती है, उसे कहते हैं पैरासाइट। ठीक है, तो या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं, ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स ऑन द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन फूड। पैरासाइट की एक और डेफिनेशन क्या हो जाती है, वो ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर रहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, पैरासाइट। आपने डायग्राम में देख ही लिया, अमरबेल हो गई, कसकटा। अब इसकी एक मैं और आपको इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ। क्या
In the parasitic nutrition, the organism live either in the body or on the body of other organism to obtain food. ठीक है, ये जो पैरासाइट होते हैं ये बॉडी के ऊपर भी रहते हैं दूसरे की, मतलब होस्ट की, और होस्ट की बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं। और जो अंदर रहते हैं ना, उसकी सबसे कॉमन एग्जांपल है राउंड वॉर्म। ये जो राउंड वॉर्म होता है ना, ये पैरासाइट हमारी इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, जो हम होते हैं, हमारी जो आंत होती है ना, उसमें होता है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या हो गए, होस्ट, और जो राउंड वॉर्म है वो क्या हो गया, वो हो गया पैरासाइट। और ये राउंड वॉर्म की डायग्राम है, आप देख सकते हैं। द पैरासाइट आर ऑलवेज बेनिफिशियल वाइल होस्ट इज़ हार्म्ड इवन किल। इस न्यूट्रिशन में जो पैरासाइट होता है वो हमेशा बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि उसे तो बना बनाया खाना मिल रहा है, वो प्लांट से सारा खाना ले रहा है ना। बट जो होस्ट होता है, जिस पर वो अपना खाना जिससे ले रहा है होता है, वो होस्ट के लिए ये हार्मफुल होता है, क्योंकि उसका सारा खाना पैरासाइट लेके जा रहा है, और धीरे धीरे वो होस्ट एक दिन ख़त्म हो जाता है, वो जो प्लांट होता है वो सूख जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। तो इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ट्रैपिंग एंड डाइजेस्टिंग इंसेक्ट्स टू गेट रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स और टू ऑब्टेन फूड। तो इस न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इंसेक्ट खाते हैं, है ना। क्या प्लांट्स भी इंसेक्ट खा सकते हैं? हाँ जी, प्लांट्स भी इंसेक्ट खाते हैं। ठीक है, तो इस न्यूट्रिशन में जो ये ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स हैं, वो अपने खाने के लिए या अपने न्यूट्रिएंट के लिए इंसेक्ट को खाते हैं। वो इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं, अपने जाल में फंसा लेते हैं और उन्हें डाइजेस्ट कर जाती हैं ना। ऐसी प्लांट्स को, ऐसी न्यूट्रिशन को क्या बोला जाता है, इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। और ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ठीक है, इन्हें कार्निवोरस प्लांट्स भी कहा जाता है। ठीक है, जो ये प्लांट इंसेक्ट वगैरह खा जाती हैं। ठीक है, या फिर इन्हें इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स भी बोला जाता है। और इसकी एग्जांपल्स हैं पिक्चर प्लांट, सनड्यू, वीनस फ्लाई ट्रैप, ब्लैडर वॉर्ट्स, इन सब की ये पिक्चर्स है, आप इन्हें देखिए। और जो पिक्चर प्लांट होता है ना, ये कैसे काम, इसमें होता क्या है, ऐसे में जो ये पिक्चर प्लांट है, देखिए ये एक पिक्चर की तरह है, एक जग की तरह है ना, इनके ऊपर एक लिड है। जो प्लांट होता है, इसमें डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। जब ये इसका माउथ ओपन होता है तो जो इंसेक्ट होते हैं, अगर वो इनमें गिर जाते हैं तो ये जूसेस होते हैं, ये जूसेस उन्हें डाइजेस्ट कर जाते हैं और उनका न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को दे देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये काम करता है। जब इंसेक्ट इसमें गिर जाता है ना, तो ये लिड है अपने आप बंद हो जाता है, ऐसा होता है। और वीनस फ्लाई ट्रैप में भी ऐसा ही होता है। जब कोई इंसेक्ट इनके बीच में बैठ जाता है, जो इसके लीव्स हैं जो एकदम से बंद हो जाते हैं, जब तक वो डाइजेस्ट नहीं कर जाते सारे इंसेक्ट को, तब तक ये ओपन नहीं होता। सनड्यू में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, कि ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती। ये प्लांट भी फोटोसिंथेसिस के से अपना फूड ले सकते हैं, लेकिन ये उनके लिए इनफ नहीं है। इन्हें क्योंकि इनमें जो क्लोरोफिल होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो इनफ नहीं होता इनके लिए, इसके वे सिर्फ क्लोरोफिल के मतलब फोटोसिंथेसिस मिले फूड पर ही जो जिंदा रह सके। इन्हें इंसेक्ट खाने पड़ते हैं जिंदा रहने के लिए। ठीक है, अब फोर्थ न्यूट्रिशन हमारी हो गई सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इसे सिम्बायोसिस भी कहते हैं और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी कहते हैं। तो सिम का मतलब क्या होता है, सिम का मतलब होता है टुगेदर, इकट्ठे साथ में। बायोटिक का मतलब है लाइफ, मतलब इकट्ठे साथ में अपनी लाइफ जीते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर शेल्टर एंड नरिशमेंट। ये वह मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो एक दूसरे के पर डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं। किसके लिए, एक तो शेल्टर के लिए, शेल्टर मतलब रहने के लिए, और दूसरा नरिशमेंट के लिए, खाने के लिए। ठीक है, अपने जीवन अपनी लाइफ के लिए, सर्वाइव करने के लिए ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। और
इन दिस न्यूट्रिशन बोथ ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिटेड। ठीक है, हमने पहले पैरासाइटिक में क्या करा था, उसमें सिर्फ पैरासाइट बेनिफिट लेता था। ठीक है, उसे बना बनाया खाना मिल जाता है और जो होस्ट होता है वो धीरे धीरे मर जाता है। लेकिन जो सिम्बायोटिक है इसमें दोनों को बेनिफिट होता है, ये एक दूसरे पर ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, एक को खाना देता है, दूसरा उसको शेल्टर देता है, रहने के लिए देता है। और इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल है लाइकन्स। ये सबसे कॉमन एग्जांपल है। ये लाइकन क्या होता है, ये लाइकन एल्गी एंड फंगी लिव क्लोज एसोसिएशन विद ईच अदर। इन लाइकन क्या होता है, इसमें दोनों होते हैं, एल्गी भी होती है और फंगी भी होती है। ये दोनों बहुत आसपास रहते हैं। ठीक है, इकट्ठे रहते हैं। जो एल्गी होती है वो फंगी को क्या देती है, फूड देती है। आपको पता है जो एल्गी है वो ऑटोट्रॉफ्स है। ऑटोट्रॉफ्स है तो वो ग्रीन कलर की होती है और ऑटोट्रॉफ्स है। ठीक है, तो वो खुद अपना खाना प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, तो वो खाना फंगी को दे देते हैं। ठीक है, फंगी तो सैप्रोफाइटिक है, वो दूसरों पर डिपेंड करता है। तो फंगी एल्गी को शेल्टर देता है, वाटर देता है, मिनरल देता है। जो एल्गी है वो फंगी से रहने के लिए जगह लेता है, वाटर लेता है और मिनरल लेता है, जिससे वो अपना खाना प्रिपेयर करता है। तो इसका मतलब एल्गी फंगी को फूड देता है और फंगी उसे शेल्टर एंड वाटर एंड मिनरल देता है, रहने की जगह देता है। ठीक है, अब ये डायग्राम में देखिए, आपको ये ग्रीन ग्रीन से पैचेस दिख रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, ये एल्गी है। एल्गी क्या है, द स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और इन अदर स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज़। जो एल्गी होती है वो हमेशा गीली जगह पर होती है, या फिर पॉन्ड्स में या फिर काफ़ी टाइम पर जहाँ पर पानी रुका हुआ होता है, उसमें ग्रीन ग्रीन सा आ जाता है ऊपर, स्लिमी सा, है ना, तो उसे एल्गी बोलते हैं। ठीक है, तो जो एल्गी होती है वो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकती है। क्यों? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। ठीक है, जिससे उसमें फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में कैसे बने रहते हैं। प्लांट्स ऑब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। जो प्लांट्स हैं, ठीक है, वो सॉइल से रूट्स के द्वारा वाटर के साथ साथ मिनरल्स भी ऑब्जॉर्व करते हैं। तो जब ऐसे कंटिन्यू चलता रहता है, मिनरल्स प्लांट्स के द्वारा ऑब्जॉर्व करते रहते हैं, तो धीरे धीरे सॉइल में जो ये मिनरल्स हैं ये कम होते जाते हैं, इनकी कमी होती जाती है सॉइल में। कौन कौन से मिनरल हो गए, जैसे नाइट्रोजन हो गया, पोटाशियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, तो धीरे धीरे ये कम होते जाते हैं। अगर ये कम होते जाएंगे तो जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से नहीं उगेंगे, है ना, तो उन्हें न्यूट्रिएंट या कहते हैं फूड अच्छे से वो नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे। तो इसे रिप्लेनिशमेंट करने की ज़रूरत होती है ताकि इनकी जो अमाउंट है अपने सॉइल में वो बनी रहे। तो हम रिप्लेनिशमेंट कैसे करते हैं, ये 2 तरीक़ों से होता है। एक तो फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर, दूसरा राइजोबियम बैक्टीरिया। जो फर्टिलाइजर्स हैं या मैन्योर है, ठीक है, जैसे पोटाशियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन वगैरह हो गए, तो ये खादें हैं ना, तो ये आपने देखा होगा जो किसान होते हैं वो अपनी फसल में, अपने खेत में इनका छिड़काव करते हैं, वो मैन्योर डालते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं, वो इसीलिए डालते हैं, है ना, ताकि जो सॉइल है उसमें मिनरल है जो बने रहें, ताकि उनकी फसल है वो अच्छी होती रहे। जहाँ पर आपने पार्क में देखा होगा, है ना, वहाँ पर प्लांट्स होते हैं, वहाँ पर ग्रास होती है, तो वहाँ पर भी ये फर्टिलाइज़र और मैन्योर डालते हैं। या फिर हम अपने घरों में भी, जो हमारे छोटे छोटे लॉन होते हैं जहाँ हमारे प्लांट्स होते हैं, तो जो प्लांट्स के पॉट्स होते हैं उनमें भी फर्टिलाइज़र या मैन्योर डाला जाता है। ठीक है, क्यों डालते हैं, ताकि सॉइल में इन मिनरल्स की जो कमी है वो ना हो और ये अच्छे से बने रहें, इनकी मात्रा ठीक रहे। दूसरा राइजोबियम बैक्टीरिया, इसके बारे में हम पहले, तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो क्या करता है, वो जो हवा में नाइट्रोजन होती है उसे कन्वर्ट कर देता है कि इसमें जो प्लांट्स के लिए यूजेबल नाइट्रोजन है उसमें। ठीक है, वैसे डिटेल में हम पहले पार्ट में कर चुके हैं। हवा में ना बहुत नाइट्रोजन होती है, लगभग 78% नाइट्रोजन होती है।
जो ये राइजोबियम बैक्टीरिया है वो ज़्यादातर ना लेग्यूम्स की रूट्स में होता है, ठीक है, जैसे कि ग्राम्स हो गए, मूंग दाल हो गई, दालें होती हैं, बीन्स होती हैं, जो ऐसे लेग्यूम्स होते हैं उनकी जड़ों में होता है, ठीक है, क्योंकि ऐसे जो लेग्यूम्स होते हैं उनमें ज़्यादा प्रोटीन होता है। प्रोटीन एक नाइट्रोजनस सब्सटेंस है, ठीक है, तो उसे नाइट्रोजन चाहिए। तो जो बैक्टीरिया है जो राइजोबियम, वो क्या करता है, हवा की नाइट्रोजन को प्लांट्स के लिए जो यूजेबल नाइट्रोजन है, मिनरल है, उसमें चेंज कर देता है। तो ये जो दोनों हैं जो एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल है ना, तो ये एक सिम्बायोटिक जो न्यूट्रिशन है उसकी भी एग्जांपल है, ठीक है। जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो इन प्लांट्स को, लेग्यूम्स को क्या करता है, नाइट्रोजन देता है, यूजेबल नाइट्रोजन देता है। इसके बदले में ये जो लेग्यूम्स हैं वो उन्हें फूड देती हैं बैक्टीरिया को, ठीक है। तो ये दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। यहाँ तक क्लियर है आपको? तो ये तो हो गया हमारा। तो एक ना हमारा यूनिट रह गया था सेल्स। आपने देखा है जो घर होते हैं वो कैसे बनते हैं, वो ईंटों से, ब्रिक्स को जोड़ से बनते हैं ना, जोड़ के। वैसे ही जो हमारी बॉडी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज़ हैं, वो भी ये छोटे छोटे से सेल होते हैं, यूनिट्स होते हैं, उन्हें जोड़ के बनती है। कैसे? द बॉडीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल। जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी जो बॉडीज़ हैं जो छोटे छोटे यूनिट्स को मिलाकर बनती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, सेल, ठीक है। द सेल इज़ इनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। और ये सेल होता है ना, इसमें क्या होती है, एक बाउंड्री होती है, ठीक है। तो उस बाउंड्री में इनक्लोज्ड होता है सेल, उसे क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। और इस बाउंड्री के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक छोटा सा स्फेरिकल सा स्ट्रक्चर होता है, उसे बोला जाता है न्यूक्लियस ऑफ द सेल, ठीक है। द न्यूक्लियस सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अब जो बाउंड्री हो गई और न्यूक्लियस हो गया, उसके बीच में जो जगह बच गई है वहाँ पर होता है एक जेली सा सब्सटेंस जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। इस डायग्राम में देखें, इस डायग्राम में जो सेंटर में है वो क्या है, न्यूक्लियस, और जो सबसे आउटर है वो है बाउंड्री, है ना, सेल मेम्ब्रेन। और इनके बीच ये जो येलो कलर का है सब्सटेंस, ये है साइटोप्लाज्म, ठीक है। आपको लेसन समझ आ गया? आई होप कि आपको लेसन समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं सभी कमेंट्स के रिप्लाई करूँगी। और फर्स्ट पार्ट भी देखिए और ये भी देखिए, लेसन को 1-2 बार देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। आप नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर उससे आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से ज़रूर देखें। तो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके, है ना। और हाँ, कमेंट ज़रूर कीजिए, आप अपनी फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।